Yeah, we have what we have some Australian writers, and I think it's third, yeah, fourth Australian writer which I'm going to cover today. And today we have पीटर फिलिप केरी. पीटर फिलिप केरी को आज हम लोग कवर करेंगे. And here you find कि पीटर फिलिप केरे अ वेल नोन ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट, वो ऑस्ट्रेलिया के वेल नोन नॉवलिस्ट हैं. उनका जो जन्म हुआ था 7 मई 1943 को उनका जन्म हुआ था. और वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट हैं. तो देर आर सम इम्पोर्टेंट नेम्स आर बिग नेम्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि वो क्या रहे हैं, नॉवलिस्ट हैं या क्या रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू गो. तो सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, केरे हैज वन द माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड. एक तो केरे को क्या मिला हुआ था, एक माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड, जो ऑस्ट्रेलिया का काफी फेमस अवार्ड है. माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड अभी तक टिल नाउ व्हाट राइटर वी हैव कवर्ड, उन सबको लगभग माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड मिला हुआ है. तो केरे हैज वन द माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड कितने टाइम में, 3 टाइम्स में. एंड इज फ्रीक्वेंटली नेम्ड एज ऑस्ट्रेलियाज नेक्स्ट कंटेंडर फॉर द नोबल प्राइज इन लिटरेचर. वो नोबल प्राइज इन लिटरेचर के लिए नॉमिनेट हुए थे, बट ही डिडेंट गेट इट. केरे इज वन ऑफ ओनली 5 राइटर्स टू हैव वन द बुकर प्राइज ट्वाइस. लेकिन केरे को जो है बुकर प्राइज 2 बार मिला हुआ है. और ऐसा करने वाले केवल अभी तक 5 राइटर रहे हैं. तो केरे इज वन ऑफ द ओनली 5 राइटर्स टू हैव वन द बुकर प्राइज. कितना, ट्वाइस, 2 बार. जो और 4 राइटर रहे हैं जिनको बुकर प्राइज मिला था, वो कौन कौन से थे, जे जी फैरेल, जे एम कोत्जी, हिलेरी मैंटेल, मार्गरेट एटवुड. These names you have to keep in your notebook कि 5 राइटर को टिल नाउ ओनली 5 राइटर्स गॉट बुकर प्राइज ट्वाइस, इंक्लूडिंग पीटर फिलिप केरे हु इज एन ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट, जिसको आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे हैं. तो पीटर फिलिप केरे वॉज बोर्न ऑन 7 मई 1943, is an Australian novelist. केरे हैज वन द माइल्स ऑफ फ्रैंकलिन अवार्ड. केरे को क्या मिला है, माइल्स ऑफ फ्रैंकलिन अवार्ड. कितना टाइम, 3 टाइम्स मिला हुआ है. एंड ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर व्हाट, नोबल प्राइज इन लिटरेचर, बट ही डिडंट गेट इट. But the credit goes to this man to win what, to win the Booker Prize twice. And there are only 5 writers in the world who won Booker Prize twice, इंक्लूडिंग केरे. और जो रिमेनिंग आथर्स हैं उनका नाम दिया गया है जे जी फैरेल, जे एम क्वेत्जी, हिलेरी मैंटल, मार्गरेट एटवुड. ये सारे राइटर मैं कवर कराऊंगा, पढ़ाऊंगा. बट इतना तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो भी और जहां से भी अमेरिकी राइटर हो, दे हैव गॉट बुकर प्राइज ट्वाइस, तो मैं उनको भी कवर कर जरूर करूंगा उसी लिस्ट में. केरे वन हिज फर्स्ट बुकर प्राइज. केरे को पहली बार बुकर प्राइज 1988 में मिला था. किसके लिए मिला था, ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा के लिए मिला था. ये जो ऑस्कर और ल्यूसिंडा के लिए उनको मिला था, ये वर्क केरे का हमें पढ़ना पड़ेगा, इसे हमें डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी. तो केरे वन हिज फर्स्ट बुकर प्राइज इन 1988 फॉर ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा. ये इनका ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा, इट्स द नॉवेल ऑफ केरे, जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला है. कब मिला हुआ, 1988 में मिला हुआ है. सेकेंड टाइम उनको जो बुकर प्राइज मिला है 2001 में मिला हुआ है, विद ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग. तो नेक्स्ट क्लास में हम यही 2 टेक्स्ट कवर करेंगे, ऑस्कर एंड लुसिंडा, जो उनको मिला 1988 में उनका नावल, 2001 में विद ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग. In May 2008, he was nominated for the Best of the Booker Prize. करें कि 2008 में दोबारा बेस्ट द बुकर प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था. तो यू केम टू नो अबाउट व्हाट कि पीटर फिलिप केरे, ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट, बॉर्न 7 मई 1943, वन माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड 3 times, गॉट Booker Prize twice, and he was the, you can say, including the 5 writers all over the world, including him,
ओनली 5 राइटर्स गॉट बुकर प्राइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको बताया गया कि जे जी फैरल हैं, जे एम कोत्जी हैं, हिलेरी मैंटेल हैं, मार्गरेट एटवुड हैं, और इसके अलावा केरे को फर्स्ट बुकर प्राइज 1988 में उनका क्रिएशन ऑस्कर एंड लिसिंडा के लिए दिया गया था। दूसरा दोबारा उनको जो है 2001 में द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केले गैंग के लिए दिया गया था। मई 2008 में वो नॉमिनेट किए गए बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज के लिए। ये सारा चीज रहा है। देन वी फाइंड कि जो इनका जन्म हुआ वही एक एट अ ग्लांस में कि पीटर फिलिप केरे 7 मई 1943 को पैदा हुए थे और आज के समय में उनकी एज 80 साल है। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? बेकस मार्श, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑक्यूपेशन उनका क्या था? नॉवेलिस्ट, क्रिएटिव राइटिंग और टीचर के रूप में वो रहे हैं। 1974 से लगातार वो लिख रहे थे। उनके दो नोटेबल वर्क्स हैं, ये दो नोटेबल वर्क्स जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला हुआ है। वी हैव टू कवर इट, इसे हमें कवर करना पड़ेगा। किसके लिए उनको मिला हुआ था? ऑलरेडी आई मेंशन कि जिस चीज के लिए उनको मिला हुआ था वह चीज आपका क्या रहा है? दैट वाज ऑस्कर एंड लिसिंडा, एक नॉवेल है ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केले गैंग, इनका नोटेबल वर्क रहा। नोटेबल अवार्ड्स, बुकर प्राइज उनको मिला 2 बार, 1988 और 2001 में मिला। ये तो पहला लिस्ट रहा। देन यू कम टू नो कि जिस चीज के लिए उनको मिला हुआ था उससे पहले भी उन्होंने कुछ वर्क किए हुए हैं। उस वर्क को थोड़ा सा एक एट अ ग्लांस में हम कवर कर लेते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ही रोट 5 नॉवेल्स। शुरू में जो उनका वर्क था पॉपुलैरिटी गेन करने से पहले, बिफोर गेटिंग पॉपुलैरिटी, बिफोर एक्लेमिंग वर्ल्ड वाइड नेम एंड फेम, उन्होंने कुछ 5 नावल लिखे हुए, जिसमें एक नावल था कॉन्टैक्ट। केवल नाम ध्यान में रखना, कॉन्टैक्ट उनका नावल है जो 64-65 में आया था। दूसरा नावल है स्टार्स हियर एंड्स हियर, 1965-67 में है। तीसरा है द फ्यूटिलिटी मशीन, 1966 67 में है। वॉक 1969 में है। एडवेंचर्स ऑन बोर्ड द मेरी सेलेस्टी 1971 में है। एडवेंचर्स ऑन बोर्ड द मेरी सेलेस्टी 1971 में है। लेकिन ये कोई भी नावल उनका पब्लिश नहीं हुआ था। दीज आर अनपब्लिश्ड नॉवेल्स या दीज आर अनपब्लिश्ड वर्क्स ऑफ केरे। कौन कौन सा वर्क रहा है? कॉन्टैक्ट 64-65 में, स्टार्ट्स हियर एंड्स हियर 1965-67 में, द फ्यूटिलिटी मशीन 66-67 में, वॉग 1969 में, एंड एडवेंचर्स ऑन बोर्ड द मेरी सेलेस्टे 1971 में। नन ऑफ देम वर पब्लिश्ड। और उनके वर्क को पब्लिश करने के लिए एक सन बुक्स पब्लिशर था जिसने उसको एक वर्क को, द फ्यूटिलिटी मशीन को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो जो पब्लिकेशन की प्रोसेस थी उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। एक उनका और वर्क था एडवेंचर्स ऑन बोर्ड, जो ऊपर ये सब दिया गया उसी में से लिया गया। इसको जो है एडवेंचर्स ऑन बोर्ड द मेरी सेलेस्टी, इसको आउटबैक प्रेस ने पब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन केरे इसके साथ विड्रा कर लिए, उन्होंने उसके साथ खड़े नहीं हुए। तो इतना बताने का पर्पस ये था कि जो उन्होंने एक जो उनका नेम और फेम रहा है उससे पहले भी उन्होंने काम किया हुआ है। वो काम उनका क्या था कि 5 नॉवेल्स जो अनपब्लिश्ड है उसका लिस्ट मैंने आपके सामने बताया। फिर एक दूसरा पार्ट है जो इसी उसमें कवर करना है कि केरेज ओनली पब्लिकेशन ड्यूरिंग द 1960 वर्क। केरे का जो केवल पब्लिकेशन था 1960 के आसपास जो है, ओनली पब्लिकेशन ड्यूरिंग द 1960 वर्क कॉन्टैक्ट्स। एक कॉन्टैक्ट्स एक तो नावल था, वो तो 64-65 में आया, लेकिन 60 में उनका जो था कॉन्टैक्ट शॉर्ट स्टोरी के बाद में उसी को नावल के रूप में तब्दील किए होंगे। कॉन्टैक्ट अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अनपब्लिश्ड नावल ऑफ द सेम नेम। कह रहे हैं कि एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट अकेले लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? उनके अनपब्लिश्ड नावल से। अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अनपब्लिश्ड नावल ऑफ द सेम नेम। फिर उसके बाद एक दूसरा अंडर 25 एंड एंथोलॉजी 1966 में, शी वेक्स अ शॉर्ट स्टोरी, वो ऑस्ट्रेलियन लेटर्स में पब्लिश हुआ 1967 में। तो 2-3 वर्क ऐसे रहे हैं जो छोटे छोटे थे, वो पब्लिश हुआ था। लेकिन जो बड़े वर्क नावल वगैरह थे, 5 नावल जो मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगा। कॉन्टैक्ट एक नावल था,
स्टार्स हियर एंड्स हियर एक नावल था, द फ्यूटिलिटी मशीन एक नावल थी, वॉग एक नावल था, एंड एडवेंचर्स ऑन बोर्ड द मेरी एक सीलेस्टी था। ये सब नहीं पब्लिश हुआ था। और कुछ उसके हिस्से जो है जो एक्सट्रैक्ट के रूप में लिए गए वो पब्लिश हुए थे। जैसे कॉन्टेक्ट जो उनका नावल था उससे शॉर्ट एक्सट्रैक्ट लिया गया था। अंडर 25 करके एक उनका एंथोलॉजी था जो छाछठ में पब्लिश हुआ। शी वेक्स करके एक उनका शॉर्ट स्टोरी था, ऑस्ट्रेलियन लेटर में वो पब्लिश हुआ था। तो दीज थिंग्स वी फाइंड। उसके बाद क्या हुआ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड केरे एंड व्हीटमैन अबैंडन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके चले जाते हैं with a certain degree of self-hatred, traveling through Europe and Iran before settling in London in 1968। ईरान वगैरह यूरोप जाते हैं, फिर लंदन में सेटल हो जाते हैं और एडवर्टाइजिंग वगैरह से वो जुड़ते हैं। दैट इज अनदर थिंग। अब यहाँ पे एक लिस्ट मैंने लिया हुआ कि केरे को क्या क्या प्राइज मिला, और जो एक बड़ा उनका प्राइज था और किस किस चीज के लिए मिला हुआ है। एक तो बुकर प्राइज किसके लिए मिला है और कब कब बुकर प्राइज के लिए वो नॉमिनेट हुए हैं। इली वैक इली वैकर ILLYWHACKER, इसके लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था 1985 में। किस प्राइज के लिए? बुकर प्राइज के लिए। तो ही वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज इन 1985। ऑस्कर एंड लुसिंडा 1988 में हमें पता है कि इसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला हुआ था। ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केले गैंग 2001 में उनको बुकर प्राइज मिला हुआ था। बाकी जितना भी है उन सब के लिए वो केवल शॉर्टलिस्ट किए गए थे। थेफ्ट अ लव स्टोरी लॉन्ग लिस्टेड इन 2006, थेफ्ट अ लव स्टोरी ये भी जो है क्या किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था। पैरट एंड ओलिवियर इन अमेरिका शॉर्टलिस्टेड इन 2001, ये शॉर्टलिस्ट किया गया था 2001 में। और एक उसमें इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है कि पीटर कैरे उन राइटरों में शामिल थे हु वन बुकर प्राइज ट्वाइस। तो पीटर वै केरे, जेएम कोत्सी, हिलेरी मैंटेल, J.G. Farrell and Margaret Atwood are those writers who got, ये उन राइटरों में शामिल हैं जिनको जो है क्या किया, हु वन या हु गॉट बुकर प्राइज ट्वाइस, जिनको 2 बार बुकर प्राइज मिला था। तो ये जो पहला वाला बॉक्स रहा है ये किससे रिलेटेड था? बुकर प्राइज से रिलेटेड था। ये जो बुकर प्राइज वाला जो बॉक्स था इसमें उन्होंने ये बताया कि क्या क्या चीजें जो है उनको मिला हुआ है इसमें है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि और क्या-क्या चीजें हैं जो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। एक तो हमें ये कवर करना है दैट इज व्हाट कि अ, दूसरा अवार्ड जो था दैट वाज द माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड। जो दूसरा अवार्ड था वो क्या है? माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड। ये जो माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड है ये उनको 3 बार मिला हुआ था। किसके लिए मिला हुआ था? ब्लिस के लिए 1981 में उनको मिला। ब्लिस BLISS 1981 में। ऑस्कर एंड ब्लिस के लिए मिला था 1981 में। ऑस्कर एंड लुसिंडा 1989 में, और ऑस्कर एंड लुसिंडा हमें पता है कि उनको उसके लिए बुकर प्राइज भी मिला था। जैक मैक्स 1998 में। ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केले गैंग ये शॉर्टलिस्ट किया गया था लेकिन इसके लिए बुकर प्राइज मिल गया था। थेफ्ट और लव स्टोरी ये भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। सो ये सब उनके वर्क हैं। माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अवार्ड है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि इनको ये 3 टाइम्स मिला है। किस क्रिएशन 2 टाइम्स मिला हुआ, किस क्रिएशन के लिए मिला हुआ, सारा फोकस बुकर प्राइज पर होना चाहिए। बट अगर कोई ऐसा चीज आता है तो हम इस पर भी यहाँ पे कर सकते हैं। द एज बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, द एज बुक ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला हुआ था इली वैकर के लिए 1985 में। द अनयूजुअल लाइफ ऑफ ट्रिस्टम स्मिथ 1994 में उसके लिए मिला था। जैक मैक्स 1997 में मिला हुआ था। सो हियर यू फाइंड कि अवार्ड और प्लस किस किताब के लिए। माई नेक्स्ट अवार्ड है कॉलिन रॉड्रिक अवार्ड। कॉलिन रॉड्रिक अवार्ड जो उनको मिला है ऑस्कर एंड लुसिंडा 1988, ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग 2001। इन्हीं दोनों के लिए बुकर प्राइज मिला था और इन्हीं दोनों के लिए कॉलिन रेड्रिक अवार्ड भी मिला हुआ था।
सो ये वर्क कॉलिन रॉड्रिक अवार्ड, इसी 2 वर्क के। कॉमनवेल्थ प्राइज उनको किसके किसके लिए मिला था? जैक मैक्स के लिए 1988 में, ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केले गैंग 2001। तो ये जो वर्क है ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग 2001 में जिसके लिए मिला, और उसके पहले ऑस्कर एंड लुसिंडा, दीज टू टेक्स्ट वी हैव टू गो इन अ वेरी डिटेल्ड, इसे डिटेल वे में फ्रॉम टुमारो आई विल कवर, लेकिन टुडे वी आर कवरिंग उनका बायोग्राफिकल स्टडी। देन वी फाइंड कॉमनवेल्थ अवार्ड के बाद न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर से लिटरेरी अवार्ड मिला वार क्राइम्स के लिए, जो 1980 में उनका आया, ब्लिस 1982 में आया। एनबीसी बैंजो अवार्ड मिला ब्लिस के लिए मिला 1982 में, इली वैकर के लिए 1985 में, ऑस्कर एंड लुसिंडा के लिए 1989 में। सो दीज अवार्ड्स तो है, लेकिन मुझे लगता है इतना सारा अवार्ड वी आर नॉट इन पोजिशन टू कवर, but we can cover the two or three award, Booker Prize, माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड और कॉलिन रॉड्रिक। चूंकि अगर बुकर प्राइज कवर हो गया तो कॉलिन रॉड्रिक ऑलरेडी कवर हो जाएगा, जिस वर्क के लिए बुकर प्राइज मिला हुआ उसी वर्क के लिए कॉलिन रॉड्रिक अवार्ड भी मिला हुआ। वी कैन गो विथ कॉमनवेल्थ प्राइज अवार्ड, वो भी हम कवर कर सकते, 3-4 अवार्ड, लेकिन ये सारे टेक्स्ट और उसकी डेट पता होना चाहिए कि दीज आर द वर्क्स ऑफ केरे पीटर का है, और केरे ने जो है ये नॉवेल लिखा कब कब आया, दीज थिंग्स वी हैव टू गो। अनपब्लिश्ड वर्क जो बताया कि उसे उसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीजें, लेकिन द वर्क फॉर विच ही गॉट नेम फेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट थिंग वी हैव टू गो, दैट थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। तो द थर्ड ये जो शीट था उसमें ये वर्ड को लेकर के था। फोर्थ में भी वही है, एनबीसी बैंजो अवार्ड पुलिस 1982 के लिए दिया गया, इली वैकर 1985 में, ऑस्कर एंड लुसिंडा के लिए उनको मिला 1989 में मिला। नेक्स्ट है क्वींसलैंड प्रीमियर्स लिटरेरी अवार्ड ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केले गैंग, बार बार ये वर्क आ रहा है तो एक काफी फेमस है। FAW बारबरा रैम्सडेन अवार्ड इली वैकर 1985 में, वैंस पामर प्राइज ऑफ फिक्शन इली वैकर 1986 में, टाउन्स वाइल्ड फाउंडेशन फॉर ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी स्टडीज ऑस्कर एंड लुसिंडा 1988 में, साउथ ऑस्ट्रेलिया फेस्टिवल अवार्ड ऑस्कर एंड लुसिंडा 1990 में, डिटमार अवार्ड फॉर बेस्ट ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन इली वैकर 1986 में, प्रिक्स डू मिलिया ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केले गैंग के लिए। सो दीज आर द इट्स द लिस्ट विच यू सी इन शीट नंबर 3 और 4 में ये पूरा रहा है, बार बार वही वर्क वही सारी चीजें। सो इम्पोर्टेंट इज व्हाट इम्पोर्टेंट इज हिज वर्क, पब्लिशिंग डेट, और कब कौन सा अवार्ड वो चीज मिला हुआ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू फाइंड कि उनको म्यूजिक के भी फील्ड में कुछ अवार्ड मिला हुआ था, जो द एरिया म्यूजिक आर्या म्यूजिक अवार्ड, द आर्या म्यूजिक अवार्ड इज an annual award ceremony that recognizes excellence, innovation and achievement across all genres of Australian music. They commenced in 1987। तो दो इंफॉर्मेशन तो यही मिल गया कि आर्या म्यूजिक अवार्ड जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है, जितने भी जानरा हैं सब में दिया जाता है एक्रॉस म्यूजिक के लिए, और ऑस्ट्रेलिया का ये जो है अवार्ड है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। 1987 में जब इसकी शुरुआत हुई तो ये दिया गया था इल्यूशन विद मार्टिन आर्मिंगर बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक, और इसमें उनको नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा 2015 में ब्लिस विद ओपेरा ऑस्ट्रेलिया, वी आर गेटिंग की ब्लिस उनका वर्क है जो ओपेरा के फील्ड में था, ये भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि आर्या म्यूजिक अवार्ड ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1987 में की गई। देन वी फाइंड द बिब्लियोग्राफी, उनका क्या क्या वर्क है, ये सब
हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन एक नज़र में थोड़ा-सा कि उनका नावल ब्लिस 1981 में पब्लिश हुआ, इली वैकन 1985 में, ऑस्कर एंड लुसिंडा 1988 में, इसके लिए बुकर प्राइज़ मिला था। द टैक्स इंस्पेक्टर 1991 में, द अनयूजुअल लाइफ ऑफ ट्रिस्टान स्मिथ 1994 में, जैक मैक्स 1997 में, ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग 2000 में, इसके लिए भी उनको बुकर प्राइज, द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केले गैंग, माई लाइफ एज अ फेक 2003 में, थेफ्ट और लव स्टोरी 2006 में, हीज इलीगल से 2008 में, पैरट एंड ओलिवियर इन अमेरिका 2010 में, द केमिस्ट्री ऑफ टीयर 2012 में, एमनीजिया 2014 में, अलॉन्ग वे फ्रॉम होम 2017 में। सो इस बिब्लियोग्राफी में ये उनका इट्स द लिस्ट ऑफ द नॉवेल, जो कि शीट नंबर 6 पर है। उनका कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, ये मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको ध्यान में रखना, अगर कर सकिएगा तो एक आप कर सकते हैं। बस ध्यान में क्या रखना कि द फाइट मैन इन हिस्ट्री 1974 में ये जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, जिसमें ये सारी स्टोरीज आई। द फाइट मैन और द फाइट मैन इन हिस्ट्री के नाम से उनकी एक स्टोरी है, वही स्टोरी जो है उस मेन स्टोरी का नाम भी है, कलेक्शन का नाम भी है। तो द फाइट मैन इन हिस्ट्री इज द नेम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एंड इट्स आल्सो द कलेक्शन, इट्स आल्सो द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो द फाइट मैन दूसरा उनका कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी वार क्राइम, जो 1979 में आया है। इसमें जो है इतनी सारी स्टोरीज शामिल, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा फाइंड करना, ये भी उसी में शामिल है। उसके बाद है कि स्टोरीज फ्रॉम केरीज फर्स्ट टू कलेक्शन हैव बीन रीपैकेज इन द फैट मैन इन हिस्ट्री एंड अदर स्टोरीज। बाद में ये जो दोनों कलेक्शन था, ये जो है दोबारा भी आता है, और किस नाम से आता है? द फैट मैन इन हिस्ट्री एंड अदर स्टोरीज 1980 में, एग्जॉटिक प्लेजर्स 1990 में, एंड कलेक्टेड स्टोरीज 1994 में। द लास्ट आल्सो इंक्लूड्स 3 previously uncollected stories, जो $1 million worth of amphetamines and concerning the Greek tyrant आया हुआ है। उनका अनकलेक्टेड स्टोरीज ये रहा, जो किसी कलेक्शन में नहीं आई है। तो एक बड़ा काम है कि कलेक्टेड स्टोरीज, अनकलेक्टेड स्टोरीज, बट इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ही वाज फेमस एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट। ज्यादातर जो उनका वर्क है वो एज अ नॉवल, द फाइट मैन इन हिस्ट्री एंड अदर स्टोरी, सो अनकलेक्टेड। कुछ और इंफॉर्मेशन है जो बहुत ऐसा नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। उनका एक नावल है द टैक्स इंस्पेक्टर, began in Australia, was the first book he completed in the United States। ऑस्ट्रेलिया में इसकी नावल की शुरुआत हुई थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में एक किताब उनका कंप्लीट हुआ था। बाद में उनका एक और वर्क आता है इसके बाद, द अनयूजुअल लाइफ ऑफ ट्रिस्टन स्मिथ 1994 में, a fable in which he explored the relationship between Australia and America, जिसमें उन्होंने क्या किया हुआ, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच के रिलेशनशिप को पे बात की है, डिस्गाइज्ड इन द नॉवेल ऑफ इफिका एंड वूड स्टैंड। और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को उन्होंने नॉवेल में किस नाम से प्रेजेंट किया है? इफिका एंड वोर स्टैंड। इफिका ऑस्ट्रेलिया, वोर स्टैंड आपका अमेरिका। This is the relationship that has preoccupied him throughout his career, going back to Bliss। और बाद में उन्होंने जो उनका वर्क ब्लिस है उसमें भी ये चीज देखने को मिलता है, इली वैकर में इसका असर देखने को मिलता है, एंड द अर्ली शॉर्ट स्टोरीज। नेवरदलेस केयरली कंटिन्यू टू सेट हिज फिक्शन प्राइमरली इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिमेन्ड डिफिडेंट अबाउट राइटिंग एक्सप्लिसिट on American theme. In a piece on true history of the Kele gang, Mel Gozau reported that। But I want to tell you कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द टैक्स इंस्पेक्टर उनका वर्क 1991 में आता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्लीट हुआ। उसके बाद उनका वर्क था द अनयूजुअल लाइफ ऑफ क्रिस्टन स्मिथ, ये 1994 में
आया है और एक फेबल है जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच के रिलेशन को एक्सप्लोर किया हुआ है। लेकिन ये डिसगाइज फॉर्म में, डायरेक्ट नाम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका नहीं यूज किया, बल्कि जो उन्होंने वहां पे यूज किया है एफिका एंड वोर स्टैंड करके उन्होंने लिखा हुआ है। फिर एक चीज आता है कि ये जो बातें इन्होंने कही हैं, इसका असर पहले के वर्क में भी, एली इली वैक्टर में भी, ब्लिस में भी देखने को मिल सकता है, ऑल दीज थिंग्स। और अगर बात करें तो इनके बारे में एक ये पॉइंट रखा गया कि पीरियडिकली ही हैज थॉट अबाउट राइटिंग एन अमेरिकन बेस्ड नॉवेल एंड ही हैड स्टार्टेड वन डीलिंग विद litigation but he put it aside for Ned Kelly explaining why he continues to set most of his books in Australia. He recalled that one of his students said, when you change countries you lose your peripheral vision. When you change countries you lose your peripheral vision. In that sense, his view of America is still limited, writing about Australia, its history and its heroes. His perspective is wide and deep. ज्यादा समझदारी रही है, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को देखे, पले बढ़े, तो उसमें ज्यादा चीजें। कुछ कंट्रोवर्सीज भी था, जैसे 1998 में केरी वाज अक्यूज्ड ऑफ स्नबिंग क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ये चीज इनके ऊपर चार्ज, बड़ा चार्ज लगा था, अक्यूज्ड ऑफ स्नबिंग क्वीन एलिजाबेथ second by declining an invitation to meet her after winning the Commonwealth Writers Prize for Jack Max. उनको जो है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था नावल के लिए, जैक मैक्स के लिए। उसके बाद उनको इनवाइट किया गया था किसी प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। तो अगर उसमें क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड रिप्रेजेंट कर रही हैं और उस इनविटेशन को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, तो ये एक अपमान के स्वरूप था। While Carey is a Republican in the Australian sense, he insists that no offense was intended. उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन भी किया, कहा what happened he explains was that he had already been in England recently for a literary festival. He is booked for another trip soon and he had been traveling so much that he asked the prize organizers could it be possible to see her majesty. हर majesty का मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के लिए असल में उनको इनवाइट किया गया था, लेकिन उनका टूर और कई जगहों का था। तो उन्होंने कहा कि क्या ये बेहतर होगा कि मैं मजेस्टी को या क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को किसी दूसरे अवसर पर उनसे मुलाकात कर लूं। व्हेन आई वाज एक्चुअली इन लंदन, जब मैं लंदन में था, दे थॉट इट वुड बी बेटर जस्ट टू कैंसिल देन फॉर मी टू आस्क हर मजेस्टी टू डू दैट। तो जो मीडिएटर थे उन्होंने सोचा कि क्वीन एलिजाबेथ से जाके पूछना कि फला आदमी ये कह रहा है कि मैं आज नहीं मिल पाऊंगा, बाद में मिलूंगा, ये ठीक होगा। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ये सोचा कि इनकी इनविटेशन को ही कैंसिल कर दिया जाए इस तरह से। They thought it would be better just to cancel than for me to ask Her Majesty to do that. Then all this stuff started going out in English टैबलॉइड्स। तो इस तरह का र्यूमर तमाम फैला कि मिलना नहीं चाहते थे, उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को स्नब किया, ऑल दिस थिंग्स। उनको इनवाइट किया गया था कॉमनवेल्थ, और चूंकि क्वीन एलिजाबेथ एक बड़ी हस्ती, मोनार्क का प्रतीक, इंग्लैंड की महारानी, सो अगर उस प्रोग्राम में इनको जाना था, इनवाइट किया जाए और ये उसको डिक्लाइन कर दे, इनविटेशन को एक्सेप्ट ना करे, तो पूरे इंग्लैंड की बेइज्जती समझी जाती। तो इस वजह से इसको जो है काफी मीडिया में भी कवरेज दिया गया। In April 2015, he alongside Michael Ondaatje, कुछ राइटर जैसे माइकल अंदातजी हैं, फ्रैंकलाइन प्रोज हैं, तेजू कोल, रैचल कुशनर हैं, ताई सेलासी विड्रू फ्रॉम द पेन अमेरिकन सेंटर। इन्होंने पेन अमेरिकन सेंटर से विड्रू कर लिया। गाला ऑनरिंग द फ्रेंच सैटिरिकल मैगजीन, क्योंकि एक फ्रेंच सैटिरिकल मैगजीन को सम्मानित किया गया था जिसका नाम था चार्ली हेब्डो, विद इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करेज के लिए। He started that one of his reasons for doing so was Penn's seeming blindness to the cultural arrogance of the French nation, which does not recognize its moral obligation to a large and disempowered segment of the population. Edition. Penn members, including Teju Cole and Deborah Eisenberg, wrote to Penn objecting to its decision to give the award to Charlie Hebdo. जो चार्ली हेब्डो, ये फ्रेंच मैगजीन थी, जब उस मैगजीन को सम्मानित किया गया, तो जो पेन एक आप कह सकते हैं कि लिटरेरी इंटरनेशनल एजेंसी अमेरिका की थी,
उससे इन्होंने विड्रा कर लिया और लगाया कि आरोप की जो अवार्ड देने वाले जो मेंबर्स हैं उन्हें नहीं पता कि आप जिस मैगजीन को दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उससे और कितनी सारी दिक्कतें पैदा हुई। तो कुछ विवादों से भी उनका नाता था जिसमें से एक विवाद ये रहा था। तो आई थिंक दैट यू गॉट इट एंड नो इशू यू हैव एंड यू आर इन पोजीशन टू कवर इट एंड अभी तक ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ राइटर्स को मैंने कवर किया है उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है पहले उसे डील कर लेंगे तब हम लोग और आगे चलेंगे। तो आई थिंक नाउ यू गॉट इट, नो इशू विद यू। थैंक्स to all of you for joining this particular thing. Thanks, Rima. And we have Harshit, Bushra, Shweta, Harshit, Krish, Yogita, Shivam, Rama, Izaharji, Manisha, Ratul, Archana. Rima, thanks to all of you for giving your beautiful company and for joining this session. Thanks.